नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। हमारे टेबल पर लाइक एवरी डे वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये सीरीज खास करके नए स्टूडेंट्स की बात करूं तो क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन टॉपिक नंबर 1, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द वाई ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, प्रश्न है, how does the MSC ILSA 3 incident highlight the risks associated with flags of convenience in the global shipping industry? Discuss. This is a topic ये हम आज सेकंड टाइम डिस्कस कर रहे हैं। सैटरडे को भी हमने इस विषय पर डिस्कशन की थी। आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार इस सीरीज को देख रहे हो, तो लेट मी गिव यू ए ब्रीफ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे सैटरडे को तो मैंने एक्सप्लेन किया था। देखिए, अभी विजिंग जाम नाम का हमारा एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया। आने वाले कुछ सालों के अंदर फेजेस में ये विजिंग जाम पोर्ट जो है उसका डेवलपमेंट होगा। ऑपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब ये होता है कि एक मदरशिप यानी कि एक बहुत बड़ा जहाज जो है बहुत सारे कंटेनर्स को लेकर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर पहुंचता है। उसके बाद छोटे छोटे शिप्स में ये बड़े जहाज में से सामान जो है वो अनलोड किया जाता है। फिर विजिंग जाम पोर्ट या फिर किसी भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में जो मदरशिप है उसमें और ज़्यादा सामान जो है वो ऐड करके फिर वो शिप में डीजल, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हो जाए। उसके बाद वो फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इट्स लाइक ए बिग ट्रक, राइट। एक बहुत बड़ा ट्रक जो होता है उसमें आप बहुत सारा सामान लेकर एक मेन डेपो जो होता है वहां पर पहुंचेंगे और फिर ये ट्रक में से जो सामान है ये बोलेरो, छोटा हाथी, ऐसे ऐसे अलग अलग व्हीकल्स में डाले जाएंगे। और फिर ये ट्रक अगर लेट्स से अहमदाबाद से मुंबई जा रहा है तो और ज़्यादा आपको सामान अगर उसमें ऐड करना है तो आप ऐड कर देंगे, फिर ये ट्रक चला जाएगा। सेम रोल इज प्लेड बाय ए मदरशिप। लेकिन ये मदरशिप्स जो होती हैं, ये बड़े ट्रक टाइप जो शिप्स होती हैं, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर ही जा सकती हैं। ये दूसरे ऐसे किसी भी पोर्ट में नहीं जा सकती क्योंकि शिप्स बड़ी होती हैं। जितनी शिप ऊपर होती है तो नीचे भी उतना ही डेप्थ रहता है शिप का, राइट। पानी के अंदर भी उतनी ही डूबी हुई रहती है। तो उसके लिए आपको डेप्थ चाहिए। इसी के साथ वो लोडिंग अनलोडिंग करने की कैपेसिटी, कार्गो को हैंडल करने की कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें चाहिए। अब इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स होते हैं ये हमारे लिए थोड़े चिंता का विषय है और हमारे लिए एक लर्निंग कर्व भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा, सी ट्रैफिक। तो जो फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस जैसी चीज़ होती है, व्हाट इज दिस फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस, इसको भी समझेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए जो रिस्क हैं इनको हमें अच्छी तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। अब ये जो MSC ILSA 3 है, MSC जो है ये एक कंपनी है, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन स्विट्जरलैंड, राइट, जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में है ये। लेकिन ये ILSA 3 जो है, ये जो फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस है ना, इसका मतलब ये है कि कंपनी MSC कंपनी जो है वो स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। स्विट्जरलैंड तो एक लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन ILSA 3 जो है, ये शिप जो है, इसका रजिस्ट्रेशन कहां पर हुआ, इसमें किस देश का फ्लैग लगता है, तो दैट इज लाइबेरिया। अब लाइबेरिया एक ऐसा देश है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेन इट कम्स टू दिस मर्चेंट शिप्स ये बहुत ही लैक्स हैं। ओवरसाइट सुपरविजन काफी लैक्स का मतलब है सब चलता है, इस टाइप की चीजें चलती है वहां पर। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल फाइंड दिस थिंग इन शिपिंग इंडस्ट्री कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहीं पर होते हैं, लेकिन ये फिर इस प्रकार के देशों को ढूंढती है और फिर वहां पर करप्शन और बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है और फिर आप शिप खरीद कर आप वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस जो है, इसको ये चीज, दिस इज द थिंग कॉल्ड फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। दैट मीन्स कि स्विट्जरलैंड में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप सारे फॉलो करेंगे, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अपने बिजनेस के हिसाब से अप एंड डाउन करेंगे, राइट। दिस इज द थिंग, ये एक रियलिटी है।
एथिक्स कहां पर है, दिखाओ आप मुझे। ये चीजें चल रही है। तो 25 मई का ये इंसिडेंट हुआ केरला से, आप समझ लीजिए 38 नॉटिकल माइल्स दूर ये शिप जो है ये डूब जाता है, और इसमें बहुत सारा हजार्डियस कार्गो भी हैं, जो बहुत सारे लीगल और एनवायरमेंटल रिस्क, लीगल प्रश्न भी पैदा होते हैं और एनवायरमेंटल रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल कार्गो की बात करें तो टोटल 640 इसमें कंटेनर्स थे। इनमें से कुछ 12 ऐसे कंटेनर थे जिनमें कैल्शियम कार्बाइड है। अब ये तो 12 के 12 जो कंटेनर्स हैं ये डूब चुके हैं। फिर एक जो कंटेनर था इसमें था रबर सॉल्यूशन। ये रबर सॉल्यूशन जो है ये सी वाटर के साथ ऑलरेडी रिएक्ट करना स्टार्ट हो गया और केरला के कोस्ट पर रबर पैलेट्स देखने को मिले थे। दैट मीन्स एनवायरमेंटल डैमेज जो है ये हुआ है। अब ये कैल्शियम कार्बाइड का क्या स्टेटस है, वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो बहुत सारे ऐसे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो शिपिंग इंडस्ट्री को गाइड करते हैं। कुछ आपको बताऊं तो एक है IMDG कोड है। IMDG कोड का मतलब होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड्स कोड। फिर एक दूसरा है सोलास, SOLAS, इसका मतलब होता है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। और एक है मार्पोल NX 3। देखिए आपको ये सारी चीज़ें ऐसा बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए ऊपर ऊपर से, राइट। अगर आपके पास वक्त है तो थोड़ा ब्रीफ इसका ले लीजिएगा। IMDG कोड क्या करता है, सोलास क्या करता है, मार्पोल NX 3 जो है वो क्या है। जस्ट ए ब्रीफ, यू डोंट हैव टू डू PhD ऑन दिस थिंग, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको समझना है। जस्ट इन केस अगर आपको MCQ पूछा जाए तो यू शुड नो व्हाट इज सोलास, यू शुड नो व्हाट इज IMDG एंड मार्पोल NX। द रीजन इज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, विजिंग जाम, ये शिप जो है ये इल्सा 3 ये विजिंग जाम को पहुंचा था, एंड बिकॉज विजिंग जाम इज इंपॉर्टेंट तो इसके साथ जुड़ी हुई ये चीजें आपको पूछी जा सकती है। इसी के साथ उनक्लोज को भी एक बार देख लीजिएगा, उनक्लोज UNCLOS, इसको भी थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ आपके लिए होमवर्क है। अब रही बात इन्वेस्टिगेशन की, तो हमारे देश में जो DGS है यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग, इनके पास ये अधिकार है, इनके पास ये पावर है कि वो ये शिप जो है, ये कंपनी जो है उनको पूछ सकते हैं कि भाई आप सी वर्दीनेस जो है वो बताइए, आपकी शिप का मेंटेनेंस कैसे हुआ था, आपने हजार्डियस कार्गो जो है वो कैसे हैंडल किया, आपके लॉग्स प्रोवाइड कीजिए, सेफ्टी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कीजिए। ये सारी चीज़ें मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में कवर होती है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। लायबिलिटी किसकी बनती है? क्या भारत की जिम्मेदारी है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। जिम्मेदारी जो है, अगर हम लायबिलिटी की बात करें ऐसे इंसिडेंट्स की, मदद हम करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लायबिलिटी बनती है शिप ओनर, दैट इज MSC। दूसरी जो है दैट इज फ्लैग स्टेट, दैट इज लाइबेरिया। ये दोनों की लायबिलिटी बनती है। जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट होगा, जो भी नुकसान होगा, जो भी खर्च होगा, ये दोनों को उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाते तो फिर इन पर कोर्ट केस भी भारत कर सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू रिस्पॉन्ड स्विफ्टली। हमें ये पॉल्यूशन हमारे कोर्ट यार्ड में हुआ है, आप समझ लीजिए हमारे क्षेत्र में हुआ है, तो अगर वो करे ना करे, वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, एंड आई एम श्योर आने वाले कुछ दिनों के अंदर वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग एज वेल। दैट्स मीन्स आई एम होपफुल अबाउट दिस थिंग, राइट। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज़ है जिसको कहते हैं पॉल्यूटर पेज। ये भी एक प्रिंसिपल है कि जिन्होंने पॉल्यूशन किया दे हैव टू पे। तो ये दो पार्टीज जो हैं, MSC और लाइबेरिया, इन दोनों को पे करना पड़ेगा। MSC ILSA 3 case underscores need for stricter enforcement of maritime safety standards। ये जो फ्लैग्स ऑफ इनकन्वीनियंस जैसी चीज़ें चल रही है ना, इनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस जो चीज़ है, इसकी वजह से
सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, सस्टेनेबिलिटी जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, राइट। बहुत सारे देशों में ऐसा भी होता है कि आपने क्या सामान लोड किया, मीन्स कैसे पैक किया है, ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मॉनिटर या फिर सुपरवाइज नहीं की जाती, वहाँ पर ओवरसाइट बहुत ही वीक है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसको लेकर पूरी दुनिया के देशों को इस पर काम करना पड़ेगा, और ये जो इंटरनेशनल मेरीटाइम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं इनको और स्ट्रिक्ट तरीके से एनफोर्स करना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली, एंड दिस इज फॉर न्यू स्टूडेंट्स, राइट, व्हाई दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्किल है तो दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल। आप इस सीरीज को रेगुलर बेसिस पर देखते जाइए, कुछ समय के बाद यू विल रियलाइज इट फॉर योर सेल्फ। इसके कोई सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, बट यू विल फील, यू विल एक्चुअली फील द कॉन्फिडेंस, यू विल नो कि नहीं, अब मेरे अंदर वो क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल जो है वो डेवलप हो चुकी है। मैं एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से देखने की क्षमता जो है वो मेरे अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगी है। फॉर दैट यू हैव टू गिव ए टाइम, राइट। एक दो दिन में ऐसा नहीं होगा। वॉच दिस सीरीज फॉर लेट्स से 1 वीक, ए फोर्टनाइट, एंड यू विल ऑब्जर्व कि बहुत सारे विषयों में आपकी एक एज जो है वो डेवलप हुई है। और यहाँ पर सबसे खास बात मुझे लगती है इस सीरीज़ की, दैट इज़ कि यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। इस सीरीज़ को एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया गया। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, या फिर कोई भी नेशनल और स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम। यू विल लर्न so many things on regular basis, क्योंकि as you can see every single day we cover like 5 topics, and Sundays को छुट्टी रहती हैं। रफली एक महीने के अंदर अगर हम 25 दिनों की बात करें तो you are covering what 125 topics। जस्ट इमेजिन कि अगर आप इसको 365 या फिर लेट्स से पूरा एक साल देखें तो कितने सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट दिस शेलिंग, जो सीज फायर वायोलेशन पाकिस्तान ने किया, तो बॉर्डर रेसिडेंट्स जो हैं उन पर क्या इम्पैक्ट आती हैं, और हाल ही में कुछ पॉलिटिकल विजिट्स भी हुई हैं। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल विजिट्स टू अफेक्टेड रीजन्स इन बूस्टिंग मोरल एंड एंश्योरिंग सपोर्ट फॉर बॉर्डर रेसिडेंट्स। पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य हुआ है तो दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ऑफकोर्स पंजाब के कुछ क्षेत्र हैं, राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अफेक्ट हुआ है, लेकिन वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें भी पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। टोटल जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो कुछ 1500 जितने घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। ये 1500 में से आप समझ लीजिए 690 यानी कि लगभग 700 जितने घर जो हैं ये तो पूंछ डिस्ट्रिक्ट में हैं। 534 जितने जो हैं ये उड़ी डिस्ट्रिक्ट में डैमेज हुए हैं, और 18 सिविलियंस अनफॉर्चुनेटली उनकी जान गई, और इसमें से 14 जो हैं दैट इज़ इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट। तो अफेक्टेड एरियाज़ की बात करें व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर तो पूंछ है, बारामुल्ला है, कुपवाड़ा है, रजौरी, ये सारे अलग अलग क्षेत्र जो हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तानी शेलिंग। उनको इतनी भी शर्म नहीं आती है कि वो शेलिंग कर रहे हैं और रेसिडेंट्स जो हैं, सिविलियंस जो हैं, उन पर शेलिंग कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल विजिट्स हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स, जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह गए, कांग्रेस के राहुल गांधी गए, तृणमूल कांग्रेस जो है तो उनके भी लीडर्स जो हैं वो इस क्षेत्र में विजिट के लिए गए। नाउ द थिंग इज कि ऐसा क्यों किया जाता है, व्हाई पॉलिटिकल लीडर्स या फिर मिनिस्टर्स विजिट दिस सॉर्ट ऑफ प्लेसेस? द रीजन इज वहाँ के जो लोग हैं ना, लोकल लोग, उनको ये एश्योरिटी मिलती है कि टॉप लीडरशिप ने, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, उनके लीडर्स जब विजिट के लिए जाते हैं ना तो उनको ये एश्योरिटी मिलती है कि चलो हमारी बात जो है वो टॉप लीडरशिप तक पहुंची है। जब ये चीज़ होती है और जब उनको एक रीएश्योरेंस मिलता है, इसी के साथ साथ उनका जो भय है वो कम होता है। उनको पता चलता है कि देखिए देश को हमारी चिंता है, टॉप लीडर्स जो हैं जिनको हम टीवी पर देखते हैं उनको हमें मिलने का मौका मिला, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारी बातों को सुना, एंड दे विल लुक आफ्टर अस। तो उनका जो मोरल है वो भी बूस्टअप होता है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स अ टू वे थिंग। नंबर वन इज ऑफकोर्स ये हमारे देश के सिटीजन्स हैं, तो इसके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मिनिस्टर्स हैं या फिर सरकार हैं, लीडर ऑपोजिशन के हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, हमारे एमपीज जो हैं, तो उनकी ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, एक ड्यूटी भी रहती है इनकी। इसी के साथ साथ ये जो बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले, गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, आप सोचिए उनका कल्चर देखिए, आप उनकी हिम्मत देखिए, इतने रिस्क होने के बावजूद भी वो
ये गाँवों को खाली करके नहीं, वो वहाँ पर ही रहते हैं, वो अपना घर छोड़कर नहीं जाते। अगर वो इतनी हिम्मत दिखाते हैं तो फिर सरकार को तो डबल हिम्मत दिखानी पड़ेगी। दिस दिस आर द रीजंस कि इस प्रकार की विजिट्स जो होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। रिलीफ मेजर्स की बात करें तो जो स्टार्टिंग में जो अनाउंस किया गया, जो घर मीन्स अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए थे, अब वापस वो अपना घर जाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स उनके घर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है, राज्य सरकार, उसने कुछ 1.2 लाख रुपीस देने की बात बताई। तो लोगों ने कहा कि यार हमारे घर जो हैं कंक्रीट के डबल 2 माले के घर थे, अब ये डैमेज हो चुके हैं, तो 1,20,000 रुपये में कुछ नहीं होगा। तो उनकी डिमांड है कि उनको और ज़्यादा पैसे दिए जाए। इसी के साथ साथ और ज़्यादा शेल्टर्स, यानी कि जो बंकर्स हैं, शेल्टर्स हैं, उनको क्रिएट करने की डिमांड है। टोटल 9,500 जितने अभी बंकर्स बनाए गए हैं, ऑलरेडी हैं। इसमें से 8,000 जितने जो हैं यू विल फाइंड इट इन जम्मू, और बाकी के कुछ 1,500 जितने हैं यू विल फाइंड इट इन कश्मीर वैली। तो इतने बंकर्स हैं। कुछ ऐसी जगह है जहां पर पॉपुलेशन कम है, तो वहां पर कुछ इंडिविजुअल बंकर्स की भी डिमांड जो है वो लोकल रेजिडेंट्स ने रखी है। अमित शाह साहब ने एश्योरिटी दी है कि रिलीफ पैकेज जो है वो उनको राइट अमाउंट में मिलेगा, यानी कि थोड़ा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज जो है वो दिया जाएगा। अभी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर चीज़ों को देखा, तो फिर ऑफकोर्स अमित शाह साहब भी जानते हैं कि भाई 1,20,000 रुपये जो राज्य सरकार दे रही है, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो देना पड़ेगा। ना आई एम श्योर वी हैव गुड रिसोर्सेज, इसमें हम हमारे ये जो बॉर्डर के रेसिडेंट्स हैं उनकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए क्या? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए वी नीड टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर दिस पीपल, राइट। वहाँ की जो भी आइटम्स हैं, जो बेस्ट चीज़ें हैं, वो देश के अलग अलग कोनों तक पहुँचे, तो इनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़े। इनकी इनकम को लेकर सरकार चिंतित है, और जितने लोगों का निधन हुआ है तो उनके परिवारजनों को जॉब्स के कार्ड जो हैं, राइट, जो जॉब लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर जो है, वो भी होम मिनिस्टर साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पर काम कर रही है। लॉन्ग टर्म नॉर्मलसी और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए ऑफ कोर्स नंबर 1 इज़ कि ये सीज फायर जो हैं ये इंटैक्ट रहे, राइट। अब इट्स अ 2-वे स्ट्रीट, अगर पाकिस्तान वायोलेट करेगा देन वी हैव टू गिव देम मुंह तोड़ जवाब। लेकिन अभी तो आर्मी ने एश्योरेंस दिया है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अभी ये सीज फायर जो ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए हमने रखा है, नहीं, जब तक पाकिस्तान कोई नई चीज़ नहीं करेगा तब तक ये चीज़ जो है वो चलती रहेगी। और जैसे रिलीफ पैकेज मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, सेफ्टी मिलेगी, तो धीरे धीरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। अभी जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो थोड़ा स्लो हुआ है, पिछले 8 महीनों का सबसे कम आंकड़ा देखने को मिला है, और इसमें माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर हैं इसमें ज़बरदस्त यानी कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। तो आईआईपी को अगर हम देखें तो अप्रैल महीने में इट हैज़ क्लॉक्ड 2.7%। लास्ट अप्रैल में सिचुएशन क्या थी? इट वाज 5.2%। तो यू कैन सी ईयर ऑन ईयर जो है एक बहुत लगभग 50% जितना ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। कोर सेक्टर्स की बात करें तो कोर सेक्टर्स जो हैं उसमें भी ग्रोथ जो है इट इज़ नॉट गुड, राइट, नॉट दैट इम्प्रेसिव। 0.5% से ग्रो हुआ है अप्रैल महीने में कोर सेक्टर का। लास्ट ईयर इट वाज 6.9%। तो यू कैन इमेजिन सिचुएशन जो है वो। और माइनिंग जो है, माइनिंग हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड, राइट, ये तो माइनस में है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसमें 0.2%। सो अगस्त 2024 के बाद पहली बार माइनिंग जो है उसमें हमें ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिला है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, एंड दिस इंडिकेट्स कि रूरल कंजम्पशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल यानी कि वे सारी चीज़ें जो तुरंत ही आप यूज़ कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल शैम्पू की बोतल हैं, सोप हैं, ऐसी चीज़ें नॉन ड्यूरेबल आइटम्स, राइट। इसमें वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। वह चीज़ें जो आप शेल्फ में से उठाएंगे, कुछ समय के अंदर आप यूज़ कर लेंगे। तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि
ये ड्रॉप होता है, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रूरल एरिया जो है हमारा, यहां पर आज भी रूरल एरिया में लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं। दिस इज एन इंडिकेशन। इस प्रकार से चीजों को नापा जाता है। और इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है, उसके बावजूद भी रिटेल इन्फ्लेशन अभी कितना है? कुछ 3.16% जितना है। तो इट इज इन मीन्स अच्छा आंकड़ा है इन्फ्लेशन का, 3.1% इज गुड। लेकिन उसके बावजूद अगर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल जो हैं उसका कंजम्पशन कम हो रहा है, दैट मीन्स के रूरल एरिया में लोगों के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। फूड प्राइसेस जो हैं उसमें भी एक ज़बरदस्त ड्रॉप देखने को मिला है। सो रूरल कंजम्पशन कम होता है तो ये थोड़ा चिंता का विषय रहता है। अर्बन एरिया में सारी चीज़ें पैदा होती है, ये नॉन ड्यूरेबल वाली आइटम्स, और रूरल में कंजम्पशन इसका होता है। मीन्स अर्बन में भी होता है, लेकिन रूरल का कंजम्पशन जो है उसको देखकर फिर इकोनॉमी का ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमी कैसी है वो सारी चीज़ों के बारे में पता रहता है। लेकिन ये थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैपिटल गुड्स जो हैं, कैपिटल गुड्स आउटपुट, इसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, बिकॉज इसमें एक सर्ज हुआ है। सर्ज यानी कि इसमें ग्रोथ हुआ है। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैपिटल गुड्स में आती हैं। तो जब इसके आउटपुट में अगर एक बढ़ोतरी हो रही है, दैट मीन्स कि इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग मनी इन आवर कंट्री। और अभी टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी होने के बावजूद भी अगर कैपिटल गुड्स का आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज गुड थिंग। दिस इंडिकेट्स कि लोग जो हैं, वो जो इन्वेस्टर्स है, जो बिजनेसमैन है, दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन आवर इकोनॉमी, एंड दिस इज अ गुड थिंग। इससे क्या होगा कि जॉब्स जनरेट होगी तो रूरल डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगी, राइट। राइजिंग रूरल इनकम्स एंड इंक्रीजिंग डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर आर क्रिटिकल टू रिवाइविंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अगर रिवाइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूरल इनकम को बढ़ाना पड़ेगा और जो डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें करेंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो रिवाइव होगा, और रूरल इनकम बढ़ेगी तो रूरल एरिया में कंजम्पशन बढ़ेगा, तो फिर अर्बन एरिया में प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें जो है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, तो पूरी साइकिल जो है इकोनॉमी की वो अच्छी तरीके से चलेगी। अब जो लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में हैं उनको अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। वो यूएसए और यूरोपियन यूनियन पर ही फोकस्ड रहेंगे तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट हेल्थी फॉर देम, बिकॉज वी नो कि अभी चीज़ें जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। तो द बेस्ट थिंग इज लोकल सप्लाई चेन पर वो ज़्यादा फोकस करें, हमारे देश के लिए चीज़ें कंज्यूम हो ऐसी चीज़ें पैदा करें, राइट। और सरकार जब प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर एनकरेज करेगी और ज़्यादा ऑफर्स प्रोवाइड करेगी तो फिर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ सकती हैं। फिलहाल आंकड़ा ये कह रहा है, लेटेस्ट आंकड़े जो हैं वो ये बता रहे हैं कि IIP इज़ नॉट डूइंग दैट गुड एज फार एज अप्रैल इज़ कंसर्न। ओके, अगले महीने देखते हैं कि अगले महीने सिचुएशन क्या होती है। ओके, critically evaluate the role of technological advancements in shaping the outcome of modern conflicts with reference to the recent India-Pakistan clash. Very important. अभी भारत तो तैयार है, दो ऐसे नेबर्स हैं हमारे, एक पाकिस्तान एक चाइना, राइट। पाकिस्तान की हमेशा से क्या स्ट्रेटेजी रही है? ब्लीड इंडिया बाय 1,000 cuts। बार बार हार चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी ये जो हरकत है वो कभी छोड़ता नहीं है ये देश पाकिस्तान। लेकिन हमारे देश के बारे में हमने कुछ दिनों पहले डिस्कशन की थी ना कि भाई हमें इन पर फोकस नहीं करना है। मैंने आपको फेसबुक वाला एग्जांपल भी दिया था कि फेसबुक के को फाउंडर और दूसरे जो दो ब्रदर्स थे, तो उनका जुकरबर्ग के साथ जो इश्यू था, तो जुकरबर्ग ने क्या कहा कि चलो इनको मिलियंस डॉलर्स देने हैं, चलो दे दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। आज देखिए फेसबुक यानी कि मेटा जो है, इट इज़ 1.2 ट्रिलियन जितनी उसकी वैल्यू है, और जुकरबर्ग के पास को 250 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। तो अगर वो उलझे रहते तो वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँचते। सेम थिंग गोज़ विद इंडिया। हमें ताकतवर रहना है, मजबूत ही रहना है, लेकिन फिर पाकिस्तान के साथ झगड़ा नहीं करते रहना है। उनका तो पेशा ही यही है, उनको तो यही चाहिए। वो डिक्लाइन ही होता जा रहा है और हम जो है वो इंक्लाइन होते जा रहे हैं, हम ऊपर ऊपर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है, वहाँ पर तो आप जानते हैं कि वहाँ के आर्मी चीफ किस प्रकार की डिस्कशन करते हैं, किस प्रकार के भाषण देते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्डर का भी डबल स्टैंडर्ड्स हमें देखने को मिला। गाज़ा में लोग मरते हैं तो उसके बारे में उतनी बातें नहीं होती, लेकिन यूक्रेन में लोग मरते हैं क्योंकि यूरोप में हो रहा है।
तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। यूएसए जैसा देश अब पाकिस्तान को ये कह रहा है कि भाई हमें आपके लिथियम कॉपर रेयर अर्थ में और ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यूएसए इज़ इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। वो पहले भी था, आज भी है। वो हमेशा इस प्रकार के डबल गेम्स जो हैं वो खेलते रहते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि वी हैव टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, यानी कि वी हैव टू एकला चलो। रविंद्रनाथ टैगोर साहब कहते थे ना, एकला चलो रहे। दैट्स द थिंग दैट वी नीड टू डू। अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम खुद अकेले चलेंगे। जिनको हमारे साथ ज्वाइन होना है, मोस्ट वेलकम। अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, राइट, वहाँ की विचारधारा, पाकिस्तान की जो सरकार की और मिलिट्री की विचारधारा है वो ये है कि एक तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री बताएगी सरकार को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जनरली क्या होता है कि एक देश के पास आर्मी होती है, यहाँ पर आर्मी के पास एक देश है पाकिस्तान में। दूसरी चीज़, अभी कुछ समय पहले उनकी जो स्पीच आई थी ये मुनीर की, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल मुनीर की, तो अपनी स्पीच में ये बताया कि एक कलीमा था और अब पाकिस्तान है। ये दो ही ऐसे प्रॉपर इस्लाम पर चलने वाले देश है, बाकी कोई नहीं है। इस प्रकार की बहुत ही ऐसी बातें, क्या बताऊं मैं आपको। और कश्मीर को वो जुगुलर वेन कहते हैं ये पाकिस्तान की। तो इस प्रकार की चीज़ें वो अब मेन फोकस जो है दैट इज़ कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, मॉडर्न वॉरफेयर जो हैं दे आर फॉट विद ड्रोन्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स। और हमारी आकाश, S-400, बारक, ये सारी चीज़ों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। हमारे कामिकेज या फिर कामिकाजा ड्रोन जो हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पाकिस्तान ने तुर्की के सोंगा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। फिर उन्होंने क्या नाम है, चाइना का J-10C उसका भी इस्तेमाल किया है। ये सारी खबरें जो हैं वो आई हैं। बट द थिंग इज़ कि अब जो फ्यूचर में वॉर होंगे ना, ये एस्केलेशन डोमिनेंस विल डिफाइन। एस्केलेशन डोमिनेंस का मतलब ये होता है, ये लेटेस्ट जो हुआ है उसका ही एग्जांपल लेते हैं कि कुछ हुआ और तुरंत ही आप उन पर हावी हो गए। दैट्स द थिंग, इन अ स्नैप। झगड़ा स्टार्ट हुआ और तुरंत ही आप उन पर हावी हो गए कि वो कुछ कर ही ना पाए। तो एस्केलेशन डोमिनेंस जो है और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी जो है, इट विल प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आने वाले भविष्य के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स जहां पर भी होंगे वहां पर यही चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो वी हैव टू बी विजिलेंट, वी हैव टू बी विजिलेंट ऑलवेज, परपेचुअली। और इसी के साथ वी हैव टू कीप अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी चीज है जहां पर गैप्स हैं, दैट इज स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज। अगर टू फ्रंट वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो हमारे पास डेडिकेटेड सैटेलाइट्स होने ही चाहिए। ये सैटेलाइट्स जो हैं ये हमें अर्ली वार्निंग देंगे, ये हमें चीज़ों को ट्रैक करने में मदद करेंगे, ये हमें कम्युनिकेशन में मदद करेंगे। तो वी नीड आवर ओन स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज। यहाँ पर इस इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमें कुछ देशों के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ा था, पर यहाँ पर हमें आत्मनिर्भर, दिस इज ए गैप, राइट। ये स्पेस वॉरफेयर जो है ये एक नया डोमेन बन चुका है। तो यहाँ पर जो गैप है, इस गैप को हमें जल्द से जल्द फुलफिल करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस और ड्रोन कैपेबिलिटीज, ये चीज़ों को हमें और ज़्यादा एनहांस करना पड़ेगा। एंड अगेन एज वी ऑल नो के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहना है, राइट। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का ज़माना है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड all the time. Moving on to last topic of the day, this one is about how does the Vimal Negi case reflect the challenges of maintaining discipline and transparency within the police force. Discuss. ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, ये हमारे पूरे देश की बात है। विमल नेगी केस जो है, विमल नेगी कौन थे? तो ही वॉज ए चीफ इंजीनियर, राइट। और फिर मार्च महीने में ही वेंट मिसिंग, और उसके बाद कुछ समय के बाद उनकी बॉडी जो है वो मिलती है विमल नेगी की।
अब हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है उसमें इनडिसिप्लिन और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है, क्योंकि जो वहाँ के डीजीपी हैं, तो डीजीपी शिमला के एसपी पर एलिगेशंस करते हैं। शिमला के एसपी जो हैं वो डीजीपी के बारे में कहते हैं। आप सोचिए, पुलिस फोर्स के सीनियर लेवल के यानी कि आईपीएस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, दे आर तू मैं कर रहे हैं। तो फिर वहाँ की सरकार ने एक्शन जो ली है, दैट इज़ एक तो डीजीपी, फिर ये एसपी और जो होम सेक्रेटरी है, तीनों को लीव पर भेज दिया, यानी कि टाइम बिंग के लिए उनको सस्पेंड कर दिया है। ऐसी सिचुएशन आ गई है वहाँ पर, देखिए। और अब चीज़ें जो है, मीन्स जो डीजीपी साहब हैं, उन्होंने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो इसकी इम्पार्शियलिटी को लेकर जो क्वेश्चंस खड़े हुए थे, तो हाई कोर्ट में ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, राइट। ये डीजीपी एसपी का रिफ्ट चला थोड़े टाइम के लिए, तो लोग जो हैं उनका ये जो कॉन्फिडेंस है वो शेकअप हो जाता है कि भाई यार, ये पुलिस वाले ही एक दूसरे के साथ, और वो भी इतने सीनियर लेवल के पुलिस वाले एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। फाइनली सीबीआई को ये चीज़ें सौंपी गई हैं। नाउ सीबीआई विल लुक आफ्टर दिस होल केस। फिर भाजपा वालों ने कांग्रेस सरकार पर इल्ज़ाम लगाया। ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं एनीवेज। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ देयर शुड बी अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू इनडिसिप्लिन, करप्शन एंड कस्टोडियल एक्सेसेस इन द पुलिस फोर्स। इनफैक्ट ये शब्द भी नहीं होना चाहिए पुलिस फोर्स। पुलिस इज़ नॉट फॉर फोर्स, पुलिस इज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। यहाँ से ही विचारधारा पूरी डिफरेंट हो जाती है। ब्रिटिश राज में इट वॉज ए फोर्स, आज़ाद भारत में पुलिस फोर्स नहीं, पुलिस सर्विस होनी चाहिए। पंजाब का भी ऐसा ही एग्जाम्पल है, राइट। फजिल का एसएसपी जो है उनको सस्पेंड किया गया फॉर ब्राइबरी। ये हिमाचल के साथ जुड़ा हुआ ही, सटा हुआ ही एक राज्य है ना। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है व्हेन इट कम्स टू पुलिस सर्विसेज, राइट। और जैसे कुछ दिनों पहले की हमारी डिस्कशन में मैंने आपको बताया था, मीन्स एक प्रकाश सिंह साहब ने, एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, और आई थिंक ये 2006 का एक जजमेंट भी है। उसमें 7 रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बताया कि भाई हर एक राज्य जो है ये 7 रिफॉर्म्स करें व्हेन इट कम्स टू पुलिस सर्विस। एक भी ऐसा राज्य नहीं है हमारे देश का जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सातों के साथ ये जो बातें हैं, 7 रिफॉर्म्स की जो बात बताई, उनको फॉलो किया हो। क्योंकि पॉलिटिकल पावर्स जो है वो आपके, मीन्स आपका जो पुलिस जो है, पुलिस इज लाइक ए, जो रूलिंग पार्टी है उनका एक प्रकार का आर्म है, उनका एक हथियार है। तो ये पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अकाउंटेबल रहेगी लेजिस्लेचर को, अकाउंटेबल रहेगी एग्जीक्यूटिव्स को, लेकिन आप उनको ऑर्डर्स नहीं दे पाएंगे, आप उनके ट्रांसफर्स नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें पुलिस ही करेगी, राइट। पूरा ऐसी बॉडी बनेगी अलग से। तो किसी भी राज्य ने इन सातों के साथ रिफॉर्म्स को अप्लाई नहीं किया है, नंबर 1। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ के पुलिस में कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे ना, मैंने आपको बुलेट फॉर बुलेट नाम की जो किताब है उसके बारे में बताया था कि हम देखते हैं कि जो होम सेक्रेटरी होते हैं वो एक आईएएस होते हैं। व्हाट वी नीड इज, वी नीड वन आईपीएस ऑफिसर। वी नीड टू चेंज द सिस्टम के एक पुलिस ऑफिसर जो हैं वही होम सेक्रेटरी लेवल का काम करें। ये ऐसी एक व्यवस्था जो है वो करने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सर्विस वालों को पता रहता है कि यूनिफॉर्म सर्विस में क्या क्या इश्यूज हैं। आईएएस को उतना ज़्यादा पता नहीं रहता है, लेकिन दिस आर द चेंजेस दैट वी नीड टू डू। ये सारी चीज़ें जब आएगी तो पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो भी बूस्टअप होगा। So anyways, that's basically everything in today's discussion, right? Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.